तो तलत साहब देखिए, पुराने आर्टिस्ट जो होते थे उनका एक म्यार हुआ करता था। तलत साहब को उन्होंने फ़ोन किया चित्रगुप्त जी ने कि एक गाना ऐसा ऐसा है, आप गाएंगे? तो कहने लगे मैं पहले बोल देखूंगा। देखिए, कोई गा नहीं रहे थे, वो उनके पास काम नहीं था, वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, लोगों ने उनके साथ बड़ी वो हुई, उनके साथ सियासत हुई, लेकिन वो इस बात को जानते थे। मगर तब भी मेयार आदमी का कहने लगे कि हाँ, तो कहने लगे कि भाई आप जल्दी से। अच्छा, चित्रगुप्त जी बिहार के पढ़े थे, उर्दू वो भी जानते थे। मेरी खुशकिस्मती ये रही कि मैं जितने म्यूज़िक डायरेक्टरों के साथ काम किया सब उर्दू वाले, और एक बप्पी लहरी के साथ, उनको तो उर्दू नहीं आती, वो हिंदी काम करते हैं। और खयाम साहब, ओपी नैयर, चित्रगुप्त, सी अर्जुन सिंधी थे, वो भी उर्दू लिखते पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा कि आप लिख दीजिए जल्दी से। मैंने लिखा तो ये आनंद मिलिंद जो उनके बेटे बाद में म्यूज़िक डायरेक्टर बने हैं, क़यामत से क़यामत तक और बहुत सी फिल्मों में, वो इनमें से एक कोई याद नहीं कौन, लेकर तलत साहब के पास चले गए। अब मैं बैठा हूँ कि मैं इम्तिहान में पास हूँ या फेल हूँ, नतीजा आने वाला है। तो उधर से तलत साहब का फ़ोन आया कि मैं गाऊँगा। तो वो एक लम्हा जो था, वो लम्हा बड़ा जज्बाती था, बहुत ही, मतलब मुझे लगा कि मैं सारे इम्तिहान पास कर लिया। तो इस तरह ये फिल्म कैरियर की ये 2-4 बातें हैं जो यादगार हैं। किताब आपने, हाँ, अब आपने किताब को पूछा, तो किताब जो है मेरी, ये मेरे दोस्त अहमद इब्राहिम अलवी जिनका मैंने जिक्र किया, मैं यहाँ चला आया था बम्बई और शायरी मेरी हो रही थी, पढ़ते थे मुझे, तो उन्होंने चूँकि मुझे जानते थे कि मैं कैसा शायर हूँ क्या हूँ, उन्होंने अलवी पब्लिशर के तहत मेरी किताब सन 82 में या 83 में पहली किताब मेरी बहता पानी के नाम से मेरी छपी। और इस किताब की एक सबसे बड़ी खूबी जो है, जो अभी मैं लखनऊ गया था और उसका मुझे बड़ा क्रेडिट मिला जिसे कहते हैं, इस किताब का टाइटल जो बनाया था वो नैयर मसूद साहब ने बनाया था। नैयर मसूद साहब जो मसूद हसन रज़वी अदीब के, और जिनके लिए पूरा अभी वहाँ लखनऊ में एक प्रोग्राम किया गया था, जिनकी याद में, जिनका इंतकाल हो गया, और वहाँ अकीलुल गरवी साहब लंदन से आए थे, तो उन्होंने ख़ास तौर से जिक्र किया कि वो राइटर थे, वो प्रोफेसर थे, वो उस्ताद थे, वो उन्होंने अफसाने लिखे, लेकिन उनकी एक खूबी ये भी थी कि वो अपने दोस्तों की किताबों के टाइटल बनाया करते थे। तो मैं वहाँ किताब लेके भी गया था। तो इस तरह वो पहली किताब मेरी मंजर आम पे आई, बहता पानी, और उसे अकेडमियों से अवार्ड भी मिला, उर्दू महाराष्ट्र। और कितनी किताबें शाये हुई हैं आपकी? उसके बाद मेरी किताब जुगनू मेरे साथ साथ, जो यहाँ इलियास शौकी साहब है उन्होंने छापी, कलम पब्लिकेशंस के तहत, जुगनू मेरे साथ साथ। और हिंदी में जीवन प्रभात, हिंदी वालों के एक अच्छे वो है, उन्होंने मेरी गज़लों का मजमुआ बादलों के शहर, सिर्फ गज़लें हैं उसमें, वो छापी। मकतबा जामिया वालों ने मेरी किताब, मेरी बच्चों की नज़में किताबी शक्ल में तितलियाँ के नाम से छापी। और अभी ये इश्तियाक सईद ने ये अपनी गुलदान बच्चों के नाम से छापी। इसके अलावा मेरे पर 2-3 किताबें आई हैं। और मराठी में एक मनीषा पटवर्धन एक लड़की है जिसको उर्दू से बहुत लगाव है, उसने उर्दू पढ़ी और उर्दू को मराठी में तर्जुमा करने का काम शुरू किया उसने। तो पाकिस्तान की कुछ मुसन्निफ़ा जो कहानीकार हैं, उनकी कहानियाँ उसने मराठी में तर्जुमा की। और शायरी सबसे पहले मेरा ऊपर हाथ साफ़ किया, तो मेरी कुछ नज़में उन्होंने, और वो किताबी शक्ल में छपी है, अब खुद ही उसने छपवाया। वो है। अच्छा, आपका इतना तजुर्बा और इतनी सारी बातें, और मुझे ऐसा लगता है कि आप नए गीतकार जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई मशवरा अगर दे दें तो हमारे लिए बड़ी बात। चूँकि गीत नगमा निगारी जो है वो लफ्ज़ों का खेल है, और जब तक अच्छी वोकैबुलरी नहीं होगी, लुग़त जिसे कहते हैं ना कि लुग़त से राबता होना चाहिए। और आजकल की जो नस्ल है उसका एक अलमिया ये है कि वो उर्दू से वाकिफ़ नहीं, वो उर्दू ना पढ़ सकते हैं और ना उर्दू की वोकैबुलरी उनके पास है। क्योंकि उर्दू वो ज़बान है कि जिसको आप आसमान भी कहिए, आसमां भी कहिए,
ज़मीन भी कहिए, ज़मी भी कहिए, दीवान भी कहिए, दीवां भी कहिए। तो ये जब तक उनको मालूम नहीं होगा वो शायरी भी नहीं कर सकते हैं और गीत भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि गीतों में जो नगमा निगारी जो एक फ़न है वो लचक का नाम है, उसमें एक लोच चाहिए और वो लोच उर्दू ज़बान में है। बहुत अहम बात, बहुत अहम बात। गीत जो है, हिंदी के गीत बहुत खूबसूरत ज़बान है, गीतों की ज़बान हिंदी की बड़ी खूबसूरत ज़बान है, लेकिन वहाँ मामला ये है कि वहाँ वही चीज़ खूबसूरत लगती है जहाँ फोक है, जहाँ लोकगीत है। जो भाषा है वो उसमें इतना लोच नहीं है। हिंदी ज़बान बहुत अहम ज़बान है, हिंदुस्तान की ज़बान है, लेकिन वो ज़बान जो सरकारी सतह पर हम तक आई है वो गीतों की ज़बान नहीं है, और न वो गीतों में काम आ सकती है। गीतों में फोक, लोक, जिसमें लोक का टच है, वही काम आती है। और लेकिन उसमें भी जैसे दाल में नमक डाला जाता है ना हांडी को मज़ेदार बनाने के लिए, वो हिंदी अल्फाज अगर आ जाते हैं गीतों में उर्दू के साथ भी तो बहुत मज़ा देते हैं। वाह वाह वाह, बिल्कुल। बेशक फोक का एक अलग मज़ा है। जी बिल्कुल। तो जब तक आदमी उर्दू ना जानता हो और अपना एक बैकग्राउंड जो भाई जिससे फोक का नाता है, जो दूर तक फैला हुआ, एक बाग है, खेत है, सब्ज़ा है, हरियाली है, डालियाँ हैं, सावन है, झूले हैं, अब्र है, घटा है, हवाएं हैं, ये सब नदियाँ हैं, जब तक इन चीज़ों से एक आंचल है, पायल है, इन चीज़ों से जब तक वाक़फ़ियत नहीं, आज ये सब ख़त्म हो रहा है। आज देखिए गाने क्या हैं कि जो लड़का कह रहा है वही लड़की कह रही। भाई लड़के का जज्बा अलग होता है, लड़की का जज्बा अलग होता है। मोहब्बत का इजहार लड़का पहले करता है, अगर लड़की कर दे तो बेशर्म कहलाती है। तो ये, और साथ में तमाम पूरी क्लास, पूरी अंजुमन, पूरा गांव वो भी गा रहा है वही बात। एक बड़ा अच्छा वाक़या मुझे याद आया कि एक इंटरव्यू आ रहा था टीवी पर, अशोक कुमार, बहुत बड़े एक्टर अपने ज़माने के, अशोक कुमार साहब कह रहे थे कि हम देविका रानी के बीच एक गाना हो रहा था, तो हम दोनों के बीच में फूल रखे हुए थे और उसमें एक तितली आके बैठ गई। तो डायरेक्टर ने कहा रोक दो। तो मैंने कहा क्या फूल पे तितली तो आएगी? तो बोले नहीं, दो प्रेमियों के बीच में तितली भी नहीं चाहिए। तो ये आप देखिए जी, देखिए आज के तो हुजूम रहता है। ये देखिए वो, तो ये एक जज्बा होता है। इश्क एक ऐसा जज्बा है जिसमें एक प्राइवेसी होती है। अब आप ठीक है खेतों में गाते थे लोग, खुले मैदान में गाते, लेकिन वहाँ दो ही होते थे, तीसरा नहीं होता था कोई। या फिर वो कोरस के गाने वो अलग होते थे। नौशाद साहब ने क्या कोरस दिए हैं, क्या क्या बात है। आज मेरे मन में सखी बांसुरी बजाए कोई, क्या गाना है। ऐसे और भी उनके दूसरे, तो वो एक अलग रंग होता था। गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँकरे, जिया उड़ा जाए क्या, तो वो इस तरह के गाने जो होते थे उनका अपने एक सिचुएशन होती थी और इसलिए हो गया। अब तो गानों में वो जज्बा मिलता ही नहीं है। और जज्बात का मामला ये है कि जज्बात जो होते हैं इंसान के अंदरूनी इजहार होता है जज्बात। तो फिल्मी गीत जो है इजहार का बेहतरीन तरीक़ा है। फिल्मी गाने जो हैं उनमें इतना कैनवस इतना बड़ा है उसका कि आप कुछ भी लिखिए। हालांकि फिल्म वाले तो कहते हैं कि 5-6 सिचुएशन है वही बार बार होती हैं। अब तो कोई एक ही सिचुएशन रह गई है फिल्म में आजकल के गानों का। आप देखिए, ठीक है मैं मानता हूँ कि आज की जो फिल्में बन रही हैं उस लिहाज से म्यूज़िक है, ठीक है, वो उनका जो पहले का जो टेम्पो था, जो पहले के बोल थे, उनमें तब्दीली आनी चाहिए। तब्दीली वक्त की ज़रूरत होती है, लेकिन वो तब्दीली, वो बहाव जो अच्छी चीज़ों को बहा ले जाए और पानी गंदा कर दे या मैला कर दे तो वो बहाव अच्छा नहीं होता। बहाव हुआ है कि जब पानी शफाफ उजला लगे और ख़ूबसूरत लगे और ठंडा लगे और मीठा लगे और उसमें ऐसा हो कि आदमी उसमें अपना अक्स देख सके, वो साफ़ सुथरा पानी। तो गीतों को भी आज वही धारा देनी है, वही सिम देना है। अगर वो सिम दे सके और नए लोग दे सके तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो आपका मानना ये है कि गीत लिखने के लिए उर्दू की जानकारी से फ़ायदा होगा बहुत, मतलब बिल्कुल, क्योंकि उर्दू के बगैर आप देखिए पहले के जो एक्टर भी होते थे वो उर्दू बाकायदा पढ़ते थे,
मुझे याद है विविध भारती पे प्रदीप कुमार साहब आए हुए थे। तो प्रदीप कुमार जो आए जयमाला प्रोग्राम करने, तो उनके हाथ में स्क्रिप्ट उर्दू में थी। तो एक दो लोगों ने उनसे पूछा कि आप तो बंगाली हैं। तो कहने लगे मैं जब फिल्मी दुनिया में आया तो एस मुखर्जी साहब उनको लाए थे, जिन्होंने अनारकली और ये फिल्में बनाई हैं, फिल्मिस्तान के थे उस ज़माने में। बाद में उन्होंने फिल्म वाले अपना शुरू किया। तो कहने लगे, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस जब किया तो कहा कि तुम्हारा चेहरा जो है शाही चेहरा है, तुम मुस्लिम फिल्मों में या राजपूत और रजवाड़े इसमें सूट करोगे, तो तुम्हें उर्दू सीखनी चाहिए। तो मुझे उर्दू पढ़वाया उन्होंने, और मैं आज उर्दू ही में लिखता पढ़ता हूँ। और सारे एक्टर आप देखिए, सब लोग जो हैं, मनोज कुमार, धर्मेंद्र, धर्मपाल, ये सारे लोग आजकल अब आज की जनरेशन तो ना उर्दू जानती है ना हिंदी जानती है, वो तो रोमन में लिखते हैं। मैं कई एक्टरों को देखता हूँ, वो मोबाइल पे अपना डायलॉग रोमन में लिख लेंगे। तो ना उनको ना उर्दू आती है ना हिंदी आती। तो आप बताइए, जब उर्दू भी नहीं आई, ज़बान नहीं आपको नहीं आएगी, तो आप इजहार कहाँ से कैसे कीजिएगा? वो लफ्ज़ कहाँ पे स्ट्रेस। और जिस तरह शेर जो है पंक्चुएशन चाहता है, अगर इस तरफ का लफ्ज़ उधर चला गया और उस तरफ का लफ्ज़ इधर आ गया तो शेर के माने बदल जाते हैं। मिसाल दे दूं कि वो नुक्ता ची है गम दिल, उसको सुनाया ना बने, क्या बने बात जहाँ बात बनाए ना बने। गालिब का बड़ा मशहूर शेर है, उसको एक कव्वाली मिर्ज़ा गालिब में लिया गया वो, तो उसकी धुन जो बनी है मेरे हिसाब से बड़ी गलत धुन बनी है। हालांकि ग़ुलाम मोहम्मद साहब बड़े नामी म्यूज़िक डायरेक्टर नौशाद के सिस्टर हैं। वो धुन यूँ है कि नुक्ता ची है, नुक्ता ची है गमे दिल, उसको सुनाया ना बने। टुकड़े यूँ हुआ है, नुक्ता ची है गमे दिल, उसको सुनाया ना बने। हालांकि ये होना चाहिए कि नुक्ता ची है गमे दिल, उसको सुनाया ना बने। इसका मतलब ये है कि महबूब नुक्ता ची है, नुक्ता ची नहीं करता रहता है, तो गमे दिल उसको कैसे सुनाऊँ? और जबकि उसका मतलब यूँ निकलता है नुक्ता ची है गमे दिल, यानी गमे दिल नुक्ता ची हो गया। तो इसी तरह जिस तरह ये ज़रूरी है, उसी तरह गीतों में, डायलॉग में पंक्चुएशन जो है, इधर का लफ्ज़ उधर, उधर का लफ्ज़ इधर आ जाता है तो माने बदल जाते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा मशवरा, और यकीनन हमारे नाज़रीन इससे फ़ायदा उठाएंगे और नए गीतकार भी फ़ायदा उठाएंगे। हमने सुना है कि आपकी शख्सियत पे एमफिल भी हुई है। जी हाँ, वो एमफिल तो हो गया, और ये डॉक्टर मनाजी राशिद खरगावी साहब ने भी मेरे ऊपर एक किताब तरतीब दी है, जिसमें अपने अहबाब और चंद लोगों के मज़ामीन है मेरे बारे में, मेरी शायरी के बारे में, मेरी शख्सियत के बारे में। वो किताब भी आपने भी देखी होगी, वो मंजर आम पे आ चुकी है। तो ये थे हमारे साथ जनाब अहमद वसी साहब के अहमद वसी साहब जो उर्दू के मुतालिक बोल रहे थे और अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी बातें बता रहे थे। हम लोगों को कुछ ऐसे भी राज हमें बताए हैं उन्होंने कि शायद किसी के साथ उन्होंने आज तक साझा नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं। तो इसी बात के साथ कि अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और आपका नाम चारों तरफ दुनिया में इसी तरह गूंजता रहे। शुक्रिया।